नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को सभी पार्टियों ने कुछ न कुछ विशेष किया है, महात्मा गांधी को याद किया है और उनको श्रद्धांजलि दी है और नम आंखों से याद किया है उनके किए गए कामों को। आज हमारे साथ स्टूडियो में भी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी को याद किया है और उनके लिए माल्यार्पण करने की कोशिश की कोशिश हम यूं कह रहे हैं कि वो पूरी नहीं हो पाई। पूरी क्यों नहीं हो पाई है, किस वजह से उनकी ये ख्वाहिश अधूरी रह गई, क्या हुआ उनके कार्यकर्ताओं के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में है प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी के एसपी सिंह नंद जी। अब हम एसपी सिंह नंद जी से पूछेंगे क्या हुआ, क्यों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे लाठियां पड़ी, क्यों कार्यकर्ताओं को एक जो अच्छा काम करने जा रहे थे, गांधी जी को याद कर रहे थे और साथ में उनके मूर्ति पे माल्यार्पण करने जा रहे थे, इतना शांतिपूर्ण काम था, वो क्यों नहीं हुआ? किस बात का रोष था सरकार को, मौजूदा सरकार को और पुलिस वर्ग को कि क्यों उन्होंने इस अच्छे काम को करने से रोक दिया समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को? आइए रुक करते हैं हम अब एसपी जी का। देखिए, महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं और उन्होंने हमारे देश को गुलामी से आज़ाद कराया, अंग्रेज़ों की गुलामी से। और गांधी जी हमारे देश के कण कण में विद्यमान हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गांधी प्रतिमा पर, हजरतगंज लखनऊ के गांधी प्रतिमा पर 2 घंटे का शांतिपूर्वक मौन व्रत सारे कार्यकर्ता रखेंगे, शांतिपूर्वक एकदम, कहीं कोई एजिटेशन नहीं, कहीं कोई बवाल बखेड़ा नहीं। वो प्रोग्राम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आज का प्रोग्राम रखा था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि शांतिपूर्ण प्रोग्राम जो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर होना था, यानी ये जो योगी और मोदी की जो सरकार है, ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की जो सरकार चल रही है, वो शांतिपूर्ण प्रोग्राम, शांतिपूर्ण कार्यक्रम से भी डर गई। समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को वहां तक, गांधी प्रतिमा तक नहीं पहुंचने दिया गया, लाठियां भाजी गई, लाठी चलाई गई और महिलाओं को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। आप जानते हैं, गांधी जी के बारे में सारे लोग जानते हैं। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था कि आगे आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि भारत में गांधी जी जैसा महान व्यक्ति कोई पैदा हुआ था। और हमारे जो लोग हैं और यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ की जो सभ्यता है, सब कुछ है वो गांधी का दिया हुआ है। महात्मा गांधी ने जो त्याग किया, उस वो त्याग की बदौलत हमको आज़ादी मिली। तो समाजवादी पार्टी महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और ज्योतिबा फूले, इन सब के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, शांत प्रिय पार्टी है, समाजवादी आंदोलन से उपजी पार्टी है। तो कहीं कोई बवाल बखेड़े की बात नहीं थी। लेकिन योगी सरकार शांतिपूर्ण कार्यक्रम को भी नहीं करने दे रही है। ये उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और यहां तक हुआ कि कार्यकर्ताओं को, यानी पुलिस को पूरी छूट दे दी गई है। आज मुझे तो हजरतगंज में देख करके ऐसा लगा कि जो 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी लागू हुई थी, निश्चित रूप से आज जो माहौल मुझको लखनऊ में दिखाई दिया, हजरतगंज में दिखाई दिया, इस बिल्कुल वही माहौल दिखाई दिया जो आपातकालीन स्थिति का माहौल था। चारों तरफ से पुलिस लगी हुई है, पुलिस को, हजरतगंज को पुलिस की छावनी बना दिया गया है और लोगों को दौड़ा करके पीटा गया। हमने देखा कि तमाम नेताओं को इतना पीटा गया है कि उनके जो है, जब उन्होंने कपड़े उतार के दिखाए तो उनके शरीर पर वो लाठियों के निशान बने हुए हैं। आखिर योगी सरकार चाहती क्या है? लेकिन क्यों लाठियां, मतलब क्यों लाठियां पड़ी? ऐसा क्या हो गया, क्या चल रहा था जिस वजह से उनको वो ये तय हो चुका है कि जो इस उत्तर प्रदेश की जो समस्याएं हैं, समाजवादी पार्टी ने पिछले दिनों बहुत जोर शोर से उन समस्याओं को उठाया है। चाहे महिलाओं पे अत्याचार हो रहा हो, चाहे रोटी रोजगार की बात हो, बेरोजगार की बात हो, और वो किसानों की समस्या हो, यानी जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको उठाने का, उनको
जनता को समझाने का, बताने का और उन पर कार्यक्रम करने का। जैसे अभी 21 तारीख को तहसील स्तर पर धरना दिया था हमने, शांतिपूर्वक धरना दिया था। समाजवादी पार्टी के लोग हिंसा में विश्वास नहीं करते, गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने का। लेकिन योगी सरकार ये नहीं चाहती है कि ये जनता तक ये बातें जाएं, जनता तक ये जो बेरोजगारी की समस्या है ये जनता के दिमाग में आए कि बेरोजगारी फैली हुई है, किसान की फसल का उसको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, किसानों की उस समस्या क्या उठाना कोई अपराध है? आप जानती हैं कि किसान की जो अभी इन्होंने 3 विधेयक पारित किए हैं उसमें MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए हमारे देश का किसान लड़ रहा है, जो अन्नदाता है वो लड़ रहा है। तो आप MSP की गारंटी क्यों नहीं देते? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अरे साहब MSP की गारंटी का वो तो प्रधानमंत्री कह चुके हैं, तो प्रधानमंत्री की बात पे विश्वास करना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। प्रधानमंत्री की किस बात पे विश्वास करें? 2014 से इनकी दर्जनों बात हम सुन चुके हैं, तमाम बातें सुन चुके हैं, चाहे 15 लाख की बात करें, चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात करें, चाहे तो जब इनकी चाहे 200 शहर हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, गंगा को साफ करेंगे, किस बात पर हम लोग विश्वास करें? मोदी जी ने तो तमाम समस्याएं कही थी, ये कहा साहब गांव को हर विधायक और MLA MP जो गांव को गोद लेगा। आखिर कहां गई इनकी इस बार बुलेट ट्रेन, कहां गई? तो जो इन्होंने वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ? तो आज जो जनता कैसे प्रधानमंत्री की बात पे विश्वास करे, कैसे मोदी जी की बात पे विश्वास करे? अब लोगों का विश्वास एकदम उठ चुका है। क्यों? कि जो वादे किए गए थे उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतरी। नोटबंदी हो, GST हो, सारे के सारे आज तबाही के कगार पर, आज बैंकें बंद हो रही हैं, समस्या है। तो किसान को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि किसान जो इस देश का है गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, कंगाली, बदहाली से परेशान है। किसान आज फांसी लगा रहा है, उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। यानी गांव में लोकगीत चलते हैं कि अन्नदाता तेरा हाल देखकर मेरा कलेजा धड़के। यानी आज किसान पूछ रहा है, किसान पूछता है जनता से कि भाई आपने मोदी जी 2014 में जब आप आए थे तो आपने कहा था हम 2022 में 2020 तक आमदनी दूनी कर देंगे। कहाँ है आमदनी दूनी? हैं? कहाँ हुई आमदनी दूनी? आज ये हालात ये हो रही है कि अगर इसी तरीके से विधेयक पास किए हैं, इसी तरीके से सरकार के ये विधेयक जो कार्यान्वयन इनका होगा, तो हालात ये हो जाएंगे कि किसान की जमीन जो उसको अपनी माँ से कम नहीं मानता है, ये जमीन बेचना शुरू हो जाएगी, है ना? तो टूटी झुपड़िया महलिया से पूछे, टूटी झुपड़िया महलिया से पूछे कि हमारे दिन बहुरे के नहीं। तो किसान जो है वो पूछ रहा है, वो टूटी झोंपड़ी वाला किसान वो पूछ रहा है कि भैया हमारी जो ये हालत है इसमें बदलाव होगा कि नहीं होगा। लेकिन मोदी जी किसान को झूठे सपने दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं। तो इसलिए कि कोई भी सरकार हो इकबाल से चलती है, इकबाल खत्म हो चुका है। अब किसान किसी भी स्थिति में वो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए किसान का बहुत बड़ा एजिटेशन इस देश में चल रहा है। तो इस समय मैं ये जाना, इस समय जो सपा सरकार के कार्यकर्ताओं पे जो लाठी वो लोग खा रहे हैं, जो प्रदर्शन हो रहा है, जो रोका जा रहा पुलिस द्वारा, तो किसान विधेयक बिल को लेके हो रहा है कि किसी और कारणवश हो रहा है? क्योंकि किसान विधेयक बिल को आए हुए इतना समय हो गया है, लेकिन उसको लेकर और जहां पर पंजाब में ट्रेन रोकी जा रही है, ट्रैक्टर जलाया जा रहा है, दिल्ली में सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर किसान विधेयक बिल को लेकर चलो सरकार ने एक फैसला दिया, उसके खिलाफ इतनी आवाज नहीं उठी है। तो ये जो अभी रोष हो रहा है, जो अभी काम ये हो रहा है, जो सपा सरकार के कार्यकर्ता लोग जो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो विधेयक बिल को लेकर कर रहे हैं, किसान विधेयक बिल को लेकर कर रहे हैं, किसी चीज और को लेकर? समस्याएं बहुत हैं, जैसे बेरोजगारी की समस्या, किसान की समस्या, और इस समय सबसे बड़ी जो ज्वलंत समस्या है, जो उत्तर प्रदेश में बर्निंग जो प्रॉब्लम है, बर्निंग पॉइंट है, वो है कि बेटियों के साथ, कन्याओं के साथ, महिलाओं के साथ, छोटी छोटी बेटियों के साथ जो बलात्कार का इस समय जो एक वो ज्वार आया हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये कैसे हो गया अचानक? क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के जमाने में?
कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, चाहे बूलगढ़ी की घटना, हाथरस की घटना हो, चाहे भदोई की घटना हो, आजमगढ़ की हो, लखीमपुर खीरी की हो, बलरामपुर की हो। यानी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ अत्याचार की एक श्रृंखला शुरू हो चुकी है। ये श्रृंखला किसने शुरू की, क्यों की, आखिर बात क्या है, इस पर शोध की आवश्यकता तो है ही। साथ ही साथ ये है कि ये कैसे हो गया, कैसे ये माहौल ऐसा बन गया कि महिलाओं को, अरे आप तो कहते थे कि भाई हम तो महिलाओं के बहुत बड़े बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ हैं? तो बेटी जब बचेंगी ही नहीं तो पढ़ेंगी कैसे? मोदी जी कहते थे कि साहब 2017 में मोदी जी ने कहा था कि भाई रात समाजवादी पार्टी की सरकार में तो शाम को लड़कियां निकल नहीं सकती, महिलाएं निकल नहीं सकती, लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती, तो आपने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। कहाँ गया एंटी रोमियो स्क्वाड? हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अब इस तरीके से, आपने केवल झूठ बोल करके जो है इस तरीके की बात की, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इसकी कानून व्यवस्था को संभालने के लिए जो योजना बना 1090, जो सिस्टम उन्होंने जो डेवलप किया था, तो वो कानून व्यवस्था के लिए किया था कि कहीं भी कोई महिलाओं पे अत्याचार न होने पाए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी घटनाएं हो रही हैं, लोग इससे कांप उठे हैं। आज गांव गली चट्टी चौराहों पर, हर पंचायत में, हर जिले में, हर घर में ये जो चर्चा जो हो रही है, मुख्य रूप से हाथरस में जो ये कांड हुआ है मनीषा का, इस मनीषा के बारे में इतनी चर्चा हो रही है कि लोग, आखिर ऐसा लग रहा है कि इस चर्चा के अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं हो रही है, हर जगह यही चर्चा। आखिर क्या है कि ये सपा सरकार में महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार होता था, आवाज तब भी उठती थी, महिलाएं कल भी सुरक्षित नहीं थी, महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है। कल भी रेप के आंकड़े वही थे और आज भी रेप के आंकड़े वही हैं कहीं ना कहीं। कल भी मुजरिम बाहर था और आज भी मुजरिम बाहर ही है। सरकार कोई भी, लेकिन महिलाओं के ऊपर वही अत्याचार होता है, वही सब। अब 1090 की बात करें, 1090 में जब ये 1090 लॉन्च हुआ था तो 1090 में बहुत सी महिलाएं कॉल करती थी, अपनी समस्या बताती, वो बंद कर दिया गया है। कि आपको इस पता क्यों बंद कर दिया गया है, इस बारे में कुछ आपको खबर है? देखिए, ऐसा है ना, जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो भी योजनाएं बनाई थी, जैसे 1090 बनाई, वो 1090 को इन्होंने डाइवर्ट कर दिया कि भाई वो अखिलेश यादव से, जो हमारे जो मुख्यमंत्री, उन्होंने जो योजनाएं बनाई उनसे इनको चिढ़ है, नफरत है, हेट है। ये अपनी, यानी काम वही, बस नाम बदल दिया, ठीक है ना। तो ये अपनी कि भाई वो तो 1090 अगर चलती रहेगी तो अखिलेश यादव का नाम हो जाएगा, तो हम तो वो नहीं चाहते। तो इस तरीके से देखिए, अखिलेश यादव के समय में अगर कोई कांड होता था तो उस पर जो दोषी था उसको अखिलेश यादव बचाने का काम नहीं करते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जैसे कुलदीप सेंगर हैं, कुलदीप सेंगर ने एक ये उन्नाव का जो प्रकरण हुआ था उस पर किस तरीके से परिवार को उन्होंने तहस नहस किया, किस तरीके से परिवार पर ट्रक चढ़ाने का काम किया, लेकिन कुलदीप सेंगर को बचाने का काम किया, स्वामी चिन्मयानंद को बचाने का काम हुआ है। विपक्ष ने आवाज क्यों नहीं उठाई? तो विपक्ष तो सब जगह आवाज उठा रहा है, विपक्ष आवाज उठा रहा है, लेकिन विपक्ष को कोई दिखाए तब तो। सारे चैनल तो बिके हुए हैं, गोदी मीडिया बिका हुआ है। गोदी मीडिया तो जो फिल्मी सिनेमा के जो कलाकार हैं उन पर बहस करता है, केवल सोशल जो हमारा मीडिया है वही दिखा रहा है। ये विपक्ष को तो बदनाम किया जा रहा है कि विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष चुपचाप बैठा हुआ है। विपक्ष सब जगह है और हमारी समाजवादी पार्टी तो इतनी पेनिट्रेट और बहुत ही इंटेंशनली ये सारी पब्लिक की जो समस्याओं को उनको उठा रही है। ये जो हाथरस की जो बेटी की समस्या है ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज्वलंत हो गई कि एक बार तो वो मतलब गरीब परिवार की बेटी, यानी उनके पास तो न तो जमीन न कुछ, जैसे तैसे करके वो गाय भैंस पालते हैं, उसका दूध बेच करके वो बेचारे, हमारे तो घर गांव का मामला है तो दूध बेच करके वो काम चलाते थे घर वाले जो है, और
वो और शेड्यूल कास्ट के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, और उनके खेतों में काम कर घास लेने गई वो बेटी जो है, और घास लेते हुए 4 और दरिंदों ने उसके साथ खुलेआम बलात्कार किया। लेकिन शर्मिंदगी की बात है, ये आपको कब पता चला, ये घटना कब पता चली कि हाथरस में ऐसी घटना घटी है? देखिए ये तो सोशल मीडिया के द्वारा सब जगह फैली है ना। पहले तो पुलिस दबाती रही, जब और उसके बाद जब वो बेटी सफदरजंग हॉस्पिटल की तरफ जब ले गए, उसकी हालत अलीगढ़ के हॉस्पिटल में बिगड़ने लगी, तो जब सफदरजंग उसको ले जाने लगे, तो तब लोगों की जानकारी में आया कि ये तो बहुत बड़ा वो हुआ है और इसमें पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो उसके साथ बलात्कार हुआ है और पुलिस कह रही है बलात्कार नहीं हुआ है। तो अगर बलात्कार हुआ है नहीं हुआ है, आपने रात के 2:40 पर जब वो उस बेटी को जलाया क्यों है? उस दरिंदों ने पहले उसके साथ उसका वो शोषण किया, उसके साथ अत्याचार किया, और उसके बाद आपने रात में पेट्रोल डाल करके, थेनर डाल करके उसको जलाया, घर वालों को नहीं उस बेटी को दिया। आम पब्लिक में ये चर्चा हो रही है कि एक बेटी जिसको अपने जो अंतिम संस्कार का जो उसका फंडामेंटल राइट है, और इसी आधार पर माननीय हाई कोर्ट जो लखनऊ बेंच है, हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है, उसने स्वतः संज्ञान लिया कि जो किसी का जो अंतिम संस्कार होता है उसका राइट होता है। लेकिन पुलिस की निर्लज्जता की हद है कि पुलिस ने उस बेटी के माँ बाप को बंद कर दिया और बेटी को जला दिया। आप नहीं देखे कि चलिए वो तो पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन उस समय जब इस घटना घटी, उस समय वहां पर तो हाथरस में ये घटना चर्चा में थी, लेकिन तब कोई सामने नहीं आया। कोई भी जो हिंदू राइट्स वाले हैं या फिर जो भी लोग हैं, सिर्फ वाल्मीकि जो पार्टी वो सामने आई। जब घटना घट गई, उसकी मौत हो गई, उसके साथ परिवार से अत्याचार हुआ, उससे पहले किसी ने आवाज नहीं उठाई कि एक परिवार का मामला था। इसलिए कि आज देश का मामला है, इसलिए सब लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जब एक परिवार का मामला था तो कोई नहीं बोला। देखिए इस देश में आप जानती हैं कि जो जात व्यवस्था का जो रोग है, इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब वाल्मीकि समाज था तो वाल्मीकि समाज के बारे में, जैसे निर्भया कांड हुआ था, तो भाई वो लोगों ने उठाया और आसमान सिर पे उठा लिया। ये सबसे दबे कुचले समाज की ये बेटी थी, अरे भाई ठीक है, इनका क्या है। तो और हमारे यहाँ महिलाओं को तो वैसे भी जो है ये दृष्टि से उनको अधिकार भी समझा जाता है। आपको कोई ऐसे कंट्रोल कर रहा था इन लोगों को कि 2:30 बजे इनका अंतिम संस्कार हो गया, चुपचाप पुलिस ले आई, घर वालों को दूर रखा, तो किसके इशारे पे सब काम हो रहा है? निश्चित रूप से सरकार का निर्देश मिला होगा, लखनऊ से सारे निर्देश जा रहे होंगे। ऐसे पुलिस थोड़े कर देगी रात में चुपचाप। और आप हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हिंदू धर्म के बहुत बड़े अलंबरदार बनते हैं, बहुत बड़े अलंबरदार बनते हैं। तो भाई रात में आपने उस बेटी को क्यों जलाया? रात में तो अंतिम संस्कार नहीं होता है, तो अंतिम संस्कार आपने उसका क्यों कहाँ किया? अरे उसको तो आपने जला दिया, जबरन जला दिया पेट्रोल डाल करके। एक बार वैसे जली, वो दोबारा फिर जली। तो कहने का मतलब यह है कि आपको ये सोचना चाहिए था कि आप हिंदू हिंदू चिल्लाते हो, जब वोट लेना होता है तो आप हिंदू बना लेते हो। तो क्या वो वाल्मीकि समाज हिंदू नहीं था? तो आपको ये समझना चाहिए कि हिंदू के नाम पर आप जो शोषण करते हैं और उसके बाद अपने रास्ता जब उनका वोट ले लेते हैं तो उनका शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। भाई वो अछूत है, वैसे आप कहते हैं वो अछूत है, फिर कैसे उसके साथ बलात्कार किया? तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक जनमत तैयार हो रहा है अदृश्य रूप से। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की जनता ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी शोषण का दूसरा नाम है। यानी कि जो घटनाएं घटी, इस पे समाजवादी पार्टी जो आवाज उठा रही है, इसलिए वो लाठी खा रही है। जी हाँ, भारतीय जो समाजवादी पार्टी को इस समय समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता वो शोषण के विरुद्ध आवाज उठाता है। हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण और महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। और हमारे जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं, ये लोग जो है जिन्होंने समाजवादी पार्टी की संरचना की है, ये लोग उनके सिद्धांतों में अटूट आस्था रखते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से हमारे लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पुलिस जो है लाठियां भांजते हुए, लाठियां मारते हुए इन लोगों को हमारे जो आंदोलन है उस आंदोलन को ये दबाने का काम कर रहे हैं। आज की जो घटनाक्रम आप लोगों के साथ घटा है, कार्यकर्ताओं के साथ घटा, जो आपने देखा उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या हुआ उस समय? देखिए, आज के बारे में क्या हुआ? देखिए, मैं हजरतगंज में गया तो मैंने देखा कि वहाँ भारी पुलिस बल तैनात कर रखा है, जबकि महात्मा गांधी के जन्मदिन पर भारी पुलिस बल की कोई जरूरत नहीं थी। धारा 144 लगी। धारा 144 तो आपने लगाई है ना, क्यों लगाई आपने धारा 144? धारा 144 महात्मा गांधी के जन्मदिन पर धारा 144 की क्या जरूरत है? महात्मा गांधी पर कोई माल्यार्पण करने जाए तो माल्यार्पण कर सकता है, उसके सामने मौन व्रत धारण करने का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश था कि 2 घंटे आप 11 बजे से 1 बजे तक आप जो मौन व्रत रखेंगे। इस मौन व्रत रखने में कौन सा एजिटेशन हो रहा था, कौन सा आंदोलन हो रहा था? तो इसका मतलब यह है कि आपके मन में यह बैठ चुका है कि समाजवादी पार्टी आपके जो काले कारनामे हैं उनको उजागर कर रही है, उनकी परतों को खोल रही है, आपको नंगा कर रही है जगह जगह जो है, और आपको और पब्लिक में ये जाकर के बता रही है कि देखो तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। 2014 में धोखा हुआ, 2017 में धोखा हुआ, 2019 में धोखा हुआ। अब जनता से ये कह रही है कि जनता, ये पब्लिक जो जान जाए कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, अब दोबारा धोखा न हो पाए। क्योंकि गरीब गुरबा जो, अब आपने देखा कि जैसे लॉकडाउन हुआ, मोदी जी ने 22 मार्च को 8 बजे घोषणा की और कि भाई आज 12 बजे से लॉकडाउन हो जाएगा। अब जो आदमी तमिलनाडु में है, जो आदमी बंगलौर में है, जो परिवार जो है दिल्ली में है, वो जो परिवार भरतपुर में है, वो परिवार 4 घंटे में उसके पास कौन सा हवाई जहाज है कि वो जो प्रतापगढ़ पहुंच जाएगा, वो लखनऊ पहुंच जाएगा, अपने गांव पहुंच जाएगा, गोसाईगंज पहुंच जाएगा, कैसे पहुंच जाएगा? तो आपने तो घोषणा कर दी जैसे पुराने जमाने में बादशाह घोषणा करते थे कि एकदम हुक्म दे दिया है कि भाई एक डिक्टेटर जो घोषणा करता था, तानाशाह घोषणा करता था कि ये है, बिल्कुल मुंह से जो बोल दिया वही कानून बन गया। लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। आपने मुंह से बोल दिया और वही हो गया 4 घंटे में। आपने तो आपको सोचना चाहिए था। लेकिन प्रवासी मजदूर बेचारे किस तरीके से आए, किस तरीके से बच्चे जो आए, कुछ बच्चे बड़े बूढ़े वहाँ पर रास्ते में ही दम तोड़ दिया, महिलाओं के रास्ते में बच्चे हुए। तो इतना बड़ा शोषण, इतना आप की रेलगाड़ी, आपने उनको लाने के लिए रेलगाड़ी क्यों नहीं चलाई? तो आपके मन में क्या दर्द है? बिल्कुल इन मजदूरों के लिए, इनका जो कितना बड़े पैमाने पे शोषण हुआ है। बेचारे रास्ते में भूखों मर गए, कोई बिस्कुट खिलाने वाला नहीं था। लेकिन उस समय भी समाजवादी पार्टी ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे खड़े होकर उसके कार्यकर्ताओं ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर, माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर, चाहे वो एक्सप्रेसवे पे खड़े होना पड़े, चाहे यानी लखनऊ के चारों तरफ रायबरेली रोड हो, चाहे ये सुल्तानपुर रोड हो, चाहे ये इधर सीतापुर रोड हो, हरदोई रोड, सारी सड़कों पर खड़े होकर, यानी कि लॉकडाउन के समय समाजवादी पार्टी ने आगे आके जो भी प्रवासी मजदूर थे उनकी सहायता करी, खाने पीने, बहुत बड़ी सहायता की। 2022 में क्या देखते हैं? 2022 में समाजवादी पार्टी को क्या, समाजवादी इस देश की उत्तर प्रदेश की जनता, गाजीपुर से गाजियाबाद और ललितपुर से लखीमपुर तक की जनता आज जो है जान चुकी है कि इस देश की समस्या है वो न तो हिंदू मुस्लिम है, न भारत पाकिस्तान है। इस देश की, उत्तर प्रदेश की समस्या है गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, कंगाली, बदहाली है। आज का जो युवा है जो मारा घूम रहा है, वो ये चाहता है कि मुझको नौकरी मिले और रोटी रोजगार मिले।
आज उसके पास रोजगार नहीं है, भूखों मर रहा है, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है। आज 2 अक्टूबर के मौके पर हम यहाँ उपस्थित हैं, तो इस समय अगर हम गांधी जी को याद करते इस परिस्थिति में देखकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? 2 बातें कैसे देखते अगर वो होते इस समय, तो आप उनकी विचारधाराओं को लेके चल रहे हैं, आज उनको आप याद कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए गांधी जी का ये कहना था कि भारत गांव में निवास करता है और वो हमें गांवों की दशा को सुधारना पड़ेगा, कुटीर उद्योगों का जाल बिछाना पड़ेगा, और समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से इसकी पक्षधर है। हमारी समाजवादी पार्टी इस उत्तर प्रदेश के हर युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार देना चाहती है। वो चाहती है कि उद्योगों का विकास हो, उद्योगों का जाल फैले और युवाओं को नौकरी मिले। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न तो कोई नई यूनिवर्सिटी बनवाई, न रोटी रोजगार की बात की। इन्होंने जो बेचारे पढ़े लिखे हैं, जो इंजीनियर हैं या जो MBA या PhD डीलिट किए हुए हैं, अब उनको तुम संविदा पर रख रहे हो 10,000 15,000, यानी नौकरी का कहीं अता पता नहीं है। तो इस तरीके से आप, और सबसे बड़ी मैं आपको एक बात बता दूं, आपने देखा कि 2014 के चुनाव में मोदी जी ने कहा था कि भाई मैं OBC का हूं, और OBC की घोषणा किसने की? मोदी जी की। स्वामी रामदेव जो गेरुआ वस्त्रधारी है, आज तो लोग स्वामी रामदेव को ढूंढ रहे हैं कि उसने इतना बड़ा जो झूठ बोला था, इतना बड़ा वो किया, तो मोदी जी ने कहा कि मैं OBC का हूं, बैकवर्ड। तुम अब आखिर OBC के लोगों ये सोचो कि तुम्हारे लिए मोदी जी ने किया क्या है, ये तो बताओ तुम्हारे लिए क्या किया है मोदी जी ने। सो तुम जो मोदी जी मोदी 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 चिल्ला रहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, हैप्पी डेज कम अगेन आने वाले हैं। क्या किया है तुम्हारे लिए मोदी ने, बताओ ना हमको। तो कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है, अगर मोदी जी OBC के हैं, भारतीय जनता पार्टी OBC की समर्थक है, तो हम एक बात कहना चाहते हैं, हम मान जाएंगे भारतीय जनता OBC की जनगणना सेंसस 1931 में हुआ था, उसके बाद जनगणना नहीं हुई है। तो आप उसकी जनगणना कराइए अगर आप में हिम्मत है तो, तब हम आपको मानेंगे कि हाँ OBC का आप समर्थक हैं। इस तरीके से आप झूठे सब्जबाग मत दिखाइए। अब इस उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता जाग चुकी है और वो आपसे सवाल पूछ रही है, कि सवाल पूछेगी, जगह जगह पूछेगी, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, अब आपसे सवाल पूछेगी। अब आप उसको भरमा नहीं सकते, आप मिसगाइड नहीं कर सकते, गुमराह नहीं कर सकते। आप जो है अब उसको कुछ मत दिखाइए। वो मांग रही है, वो पूछ रही है कि टूटी झुपड़िया महलिया से पूछे कि हमारे दिन बहुरे के नहीं। मोदी जी, योगी जी, अब बातों से काम नहीं चलेगा, अब लोगों को रोटी चाहिए और रोजगार चाहिए। ये कहना है SP सिंह नंद जी का कि अब बातों से काम नहीं चलेगा, रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। सपा कार्यकर्ताओं के साथ जो आए दिन लाठीचार्ज, अपमान उनका हो रहा है, उसके खिलाफ बोल रहे थे SP सिंह नंद जी। उन्होंने बताया, अपनी विचारधाराओं से अवगत कराया कि क्या चल रहा है देश में। वादे झूठे थे और जो उन्होंने वादे किए थे धीरे धीरे वो सब खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन हमारी बातों का सिलसिला अब यहाँ खत्म हो रहा है और हम फिर जल्दी मिलें किसी नई चर्चा पर। और इस समय आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।